चलो। हाँ जी, कल कहाँ पढ़ रहे थे लास्ट अपना? आईडी सेलेक्टर से, याद है ना? नंबर जो भी है आप देख लेना। अपना लास्ट जो हेडिंग चल रही थी वो चल रही थी क्या? आईडी सेलेक्टर। जिसमें मैंने आपको बोला था कि किसी भी, यदि आपको यूनिक एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, किसको? यूनिक एलिमेंट को। यानी किसी भी एक सिंगल एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करना है तो आप इसका यूज करेंगे, को टारगेट या सेलेक्ट करने के लिए। और सिंबल भी हमने इसमें लिख लिया था कि इसके लिए हम किस सिंबल से लिखते हैं इसको? एस। सिंटैक्स पे जाएंगे तो ऐसे, पहले हैश, फिर जो भी आईडी है उसका नाम, ठीक है, और फिर यहाँ जो भी आप देना चाहो कि सर कलर है, यानी आपकी प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी और वैल्यू, ये था। और जनरली हम इसका जब यूज करेंगे तो जैसे कि सर मोस्टली हेडिंग होती है अपनी, यूनिक होती है। कोई भी वेब पेज होता है तो उसकी एक तो हेडिंग यूनिक हो सकती है, ठीक है, तो वहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। या फिर हम बोलें कि आपका हेडर या फुटर बोल सकते हैं, क्योंकि ये हर वेब पेज में कहीं ना कहीं एक यूनिक सेक्शन होता है। हेडर हो गया या फिर फुटर हो गया। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि सिंगल आईडी का मल्टीपल यूज नहीं करें ना। सिंगल आईडी को बार बार यूज नहीं करें। एक ये भी हमने एक और सेलेक्टर लिखा था, क्लास। क्या लिखा था? क्लास। तो उससे इसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहती है, ये भी ध्यान रख लेना एक, ठीक है ना? क्लास सेलेक्टर से प्रायोरिटी अधिक रहती है। यानी एक साथ यदि आपने क्लास और आईडी दोनों का यूज कर लिया एक ही एलिमेंट में, तो पहले आईडी की जो स्टाइल होगी वो अप्लाई होगी, ठीक है ना? पता ना कि सर मैंने तो बैकग्राउंड कलर क्लास में भी दिया है और बैकग्राउंड कलर ही मैंने आईडी में दिया है। अब तो कौन सा वाला बैकग्राउंड कलर मेरे एलिमेंट पर अप्लाई पहले होगा? तो जो आपने आईडी में दिया है वो पहले अप्लाई होगा, क्लास वाला अप्लाई नहीं होगा। लिख लिया? ये तो कल तक लिखा हुआ था, बस ये 3 लाइनें जुड़ाई है, जैसे याद रह जाए कि कल हम यहाँ पढ़ रहे थे। यहाँ तक हमने कल लिखा हुआ है ऑलरेडी। लिख लिया? देखो, एग्जाम्पल ले लें तो
जैसे ये आएगा हमारा स्टाइल के अंदर, लिख रहा हूँ इसको मैं। तो हैश मैंने ले लिया, कोई भी आईडी का नाम दिया, मेन हेडिंग, क्या नाम दे दिया, मेन हेडिंग। यानी जो भी मेन हेडिंग हमारी आईडी है, इसको जहाँ भी स्टोर करेंगे हम किसी भी एलिमेंट के साथ, उसी पर यहाँ जो प्रॉपर्टीज होंगी उनकी फॉर्मेटिंग हमें दिखाई देगी। यहाँ पर ले लिया, जैसे मान लीजिए मैंने लिया फॉन्ट साइज, क्या लिया, फॉन्ट साइज मान लीजिए 20 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन, जो आपकी मर्जी है बोले, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कलर रेड, ऐसे। स्टाइल को कर दिया क्लोज। तो ये तो हो गया हमारा आईडी का जो भी कंटेंट है वो। अब इसको मुझे अप्लाई करना है किसी भी एलिमेंट में, तो मैं आऊँगा बॉडी पार्ट में। किस में, बॉडी पार्ट में, ठीक है। बॉडी पार्ट में मान लीजिए मैं सिंपल एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, और हमने ऑलरेडी कल एक लाइन लिखी हुई थी कि जब मेन हेडिंग है इसको स्टोर करना है तो एट्रीब्यूट के रूप में क्या यूज करेंगे, कल ही लिखिए लाइन, आईडी। सिंपल क्या लिखेंगे, आईडी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आईडी इक्वल टू आईडी में क्या स्टोर करवाएंगे, मेन हेडिंग। क्या, सिंपल इतना सा। ये देखो क्लास में हैज की जगह डॉट था, क्लास में हैज की जगह क्या था, डॉट था, बस यूज अलग अलग हो जाते हैं, तरीका तो वही है, तरीका वही है भाई। क्लास को हम कितनी भी जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही नाम आ गया आईडी, तो इसको हम किसी एक जगह यूज करेंगे। इतना सा ही तो चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो यहां पर लिख दिया मैंने, मान लीजिए मेन हेडिंग, क्या लिख दिया, मेन हेडिंग। अब ऐसे मैं सोचना सर हेडिंग है तो उसको पैराग्राफ में लिख रहे हैं, वो तो एग्जाम्पल है, आप चाहें तो यहाँ H1 यूज करें, कुछ भी यूज करें, ठीक है ना। और यहाँ लिख दिया फर्स्ट पैराग्राफ। वहां पर, हाँ सॉरी यार छूट गया, कोई बात नहीं, इतना तो कर सकते हो यार, हैं। और ये लो बॉडी क्लोज। फायदे नहीं होते, देखो आपको एलिमेंट्स को डिफाइन करने में यूज करते हैं, बाकी तो आप ऐसे तो सर मैं क्लास भी क्यों यूज करूं, मेरा तो सारा काम डायरेक्ट एलिमेंट से ही हो जाता है, डायरेक्ट यूनिवर्सल से हो जाता है, ठीक है ना। आईडी का एक बार जिससे वो दिख जाता है कि इस वेब पेज में कहीं ना कहीं ये वाला जो एलिमेंट है ये यूनिक है, ये डिफाइन करेगा आईडी। और जब क्लास में यूज कर रहा हूं तो क्लास ये डिफाइन नहीं कर रहा कि ये एलिमेंट यूनिक है, बार बार यूज हो सकता है, ये फर्क है और कोई फर्क नहीं। तो किसी यूनिक आइडेंटिटी की पहचान बता रहा है एक तरीके से आपके एलिमेंट की, नहीं तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं सर इतनी मेहनत क्यों करूं, बार बार मैं स्टोर करूं, सीधा मैं तो यहाँ पर पी लिखूंगा, और भाई वहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पैराग्राफ लिखूंगा, ये भी तो हो सकता है। फायदे नहीं देखे जाते, चीजें डिफाइन करने के लिए होती हैं, फायदे और नुकसान वो अलग चीज होती है, ठीक है। वो जब आप डेवलपर बनोगे तब समझ जाओगे, हाँ इसका ये फायदा हो सकता है और ये नुकसान हो सकता है। चलिए आज कुछ क्वेश्चंस और निकालते हैं, एक मिनट। जैसे आपको ये भी पता रहे, साथ के साथ में कल कुछ बच्चे बोल रहे थे, चलिए इसी से कर लो, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बता दो। सिर्फ इसलिए इनका कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कल कुछ की, सर हमें थोड़ा पता ही नहीं चलता किस प्रकार के क्वेश्चन
पूछे जाएंगे तो उनके लिए है। CSS को HTML दस्तावेज या डॉक्यूमेंट से जोड़ने के लिए कौन से टैग का उपयोग किया जाता है, तो सबको पता है, हमने यूज भी किया था किसका, लिंक, ठीक है ना। नहीं, स्टाइल तो टैग फॉर्मेटिंग के लिए था, लिंक करने दोनों डॉक्यूमेंट्सों को मिलाने के लिए तो क्या था, लिंक था। ये कोई टैग ही नहीं है, ठीक है ना, CSS कोई टैग नहीं है। स्टाइल टैग हमें पता है सारी स्टाइलिंग के लिए, हम बार बार यूज कर ही रहे हैं। स्क्रिप्ट टैग अभी आगे आएगा जब हम जावा स्क्रिप्ट को यूज करेंगे तब। किसको, यानी इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे बोल दूं जावा स्क्रिप्ट को HTML डॉक्यूमेंट से जोड़ने के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्क्रिप्ट। इतना सा है, नहीं जोड़ेगी लिंक से, लेकिन काम टैग में वहां स्क्रिप्ट ही चलेगा। हाँ बिल्कुल, वही सेम तरीका है। एक्सटर्नल CSS को सही तरीके से लिंक करने का सिंटैक्स क्या है, ये भी हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी। क्या है, दो एट्रीब्यूट लिखे थे, रिलेशनशिप के लिए रेल और लिंक के लिए HRF, सही है ना। तो ऑप्शन सी, स्टाइल शीट और स्टाइल डॉट, जो भी फाइल का नाम है वो नाम। चलिए, DIV और स्पेन में मुख्य अंतर क्या है, मेन डिफरेंस, बाकियों को भी बोलने दें थोड़ा, वो बोले जो पहली बार पढ़ रहे हैं। कम से कम इजी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है टफ है, इसीलिए मैं उन्हीं को मौका दे रहा हूँ। जिनको आता है तो वो तो ये सेकंडों में टिक लगा देंगे, इनको देखने की जरूरत नहीं है। भाई हमें दोनों का लिखा हुआ है, ब्लॉक कंटेनर, ठीक है, और इनलाइन कंटेनर लिखा हुआ है कि नहीं। ये तो लाइन के अंदर यूज किया था हमने, और ये बॉक्स बनाने के लिए यूज किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट कहाँ यूज होता है, किया है हमने, प्लेस होल्डर फॉर्म बनाया था तब, ठीक है ना। तो फॉर्म के अंदर भी इनपुट ले रहे थे, नाम, पासवर्ड और उनका, तो किसके अंदर था, इनपुट के अंदर। याद रह जाएगा, डेटा कलेक्ट करने के लिए। व्हाट इज ए CSS सेलेक्टर, जो अभी हम पढ़ रहे हैं सेलेक्टर, ये क्या होते हैं। HTML टैग टारगेट एलिमेंट, तो सिंपल सी बात है, एलिमेंट को टारगेट करना है, सेलेक्ट करना है तो टारगेट एलिमेंट। करेक्ट CSS सिंटैक्स, ये भी बार बार लिखी रही है। ए, ए तो गलत है यार, डायरेक्ट ए तो गलत है। अरे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बी होगा। भाई पहले तो कोई ना कोई तो एलिमेंट को तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, किस में स्टोर कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ अब वो आप बॉडी टैग समझ रहे हो, तो बॉडी टैग नहीं समझे, यहाँ कोई भी एलिमेंट, क्योंकि आगे जब हम XHTML पढ़ेंगे तो वहाँ टैग कुछ भी हो सकता है, वहाँ बॉडी भी एक टैग हो सकता है अलग से, ठीक है ना, कुछ भी, यानी आप सेल्फ डिफाइंड टैग कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले कोई ना कोई एलिमेंट का नाम होगा। भाई यहाँ हम देखो स्टार भी यूज किया है, यहाँ हमने H भी, यहाँ PH1, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। नहीं आप, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसने बॉडी से दिखा दिया, मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकता था इसको, ये लो कलर रेड, तो भी ये सही है, ठीक है। यहाँ पर मैं और भी कुछ लिख सकता था, मैंगो, ये लो मैंने लिख दिया क्या, मैंगो, कलर येलो, ये भी सही है। नहीं ऐसे, वो प्रॉपर तो जब पूरा लंबा सेंटेक्स हो करते, कभी कभी ऐसे शॉर्ट में भी आ जाते हैं, तब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यानी यहाँ कोई ना कोई नाम होगा, डायरेक्ट ये कभी भी नहीं लिखा जाएगा, ये है मेन बात। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब ऐसे मत सोचना ये मैंगो भी हो सकता है टैग, लेकिन ये आगे चल के होगा जब हम XML में जाएंगे तब। मैंगो भी एक टैग हो सकता है, कार भी एक टैग हो सकता है, आपका नाम भी एक टैग हो सकता है। व्हाट विल बी द आउटपुट, ये देखो अब ये प्रॉपर आ गया, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। बताएं, स्टाइल कलर ब्लू, स्टाइल कलर रेड, तो क्या आएगा, क्यों, बिल्कुल, ये इनलाइन है, क्या है, इनलाइन, और ये इंटरनल, और हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ये, किसको प्राथमिकता पहले देंगे, इनलाइन को पहले देंगे।
तो इन लाइन को पहले देंगे तो इस टेक्स्ट का जो कलर होगा वो कौन सा होगा, रेड। तो ये हमने प्राथमिकता लिखी हुई है ऑलरेडी। सबसे लास्ट प्राथमिकता फिर आपकी किसको रहेगी, एक्सटर्नल को रहेगी। किस पर, पी से पहले स्टार लगा दें तो भी यही रहेगा, इसमें तो यही रहेगा। स्टार यूनिवर्सल है, यदि हम इस टाइप से प्राथमिकता में जाएंगे तो वो सबसे लोएस्ट ही रहेगी, यूनिवर्सल सेलेक्टर। समझा नहीं? अब वो आप कुछ भी बोल लो, मैं तो उसको यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं, जिसमें हम सिंबल स्टार यूज करते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए सिंबल यूज होता है स्टार। ठीक है। हाँ, एक ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको अभी आगे पढ़ेंगे। वैल्यू में एक पॉइंट और लिख दिया छोटा सा, क्या हो जाएगा अब? यहाँ ध्यान देना, दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, एक सिंगल पॉइंट का, एक शब्द का अंतर है। देखो क्या जोड़ दिया, तो ऑटोमेटिक आपने प्राथमिकता बढ़ा दी, उसकी प्रायोरिटी चेंज कर दी। ठीक है ना? तो जिसके साथ इंपॉर्टेंट लग गया मतलब वो पहले आएगा। अब पहले रेड आ रहा था, अब क्या आएगा, ब्लू। यानी इसमें तो आंसर हो गया आपका रेड, और इसमें आंसर क्या हो गया, ब्लू। ये तो अपना जो सिंबल आता है, क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी जो भी है, विस्मय बोधक, कौन सा बोलते हो आप? हाँ, तो ये वैल्यू के साथ यदि आपने इसको लगा दिया तो उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। चाहो तो लिख लेना एक पॉइंट डाल के, इंपॉर्टेंट का यूज एलिमेंट की प्राथमिकता को बदलता है। फ्लैग नहीं होता है, होता है ये वैल्यू का पार्ट ही होता है, वैल्यू में ही जोड़ा जाता है। आप इसको जैसे एट्रीब्यूट नहीं मानते इसको, या इसको कुछ फ्लैग नहीं मानते। हाँ, प्रॉपर्टी की तो वैल्यू होती है, तो वैल्यू के साथ ही इसको लिखा जाता है। प्रॉपर्टी के साथ, प्रॉपर्टी की, जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू की आपको ऊपर दिखाना उसके साथ। जैसे यहाँ हमने कलर में लिया है, प्रॉपर्टी हमारी कलर है, ये ब्लू है, तो हमने प्राथमिकता इस प्रॉपर्टी को दी है। बिल्कुल अलग अलग लिखना पड़ता, वो भी एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक। लिख लिया? ऐसे छोटी छोटी सी कई सारी चीजें आएंगी अभी। सीएसएस एंड कब होगी, मतलब कोई भी टॉपिक शुरू नहीं होता उससे पहले बच्चों को ये टेंशन होती है, ये एंड कब होगी, है ना? लिख लिया? हाँ जी। अब आउटपुट बताओ, ग्रीन और रेड। पी में कलर ग्रीन भी है, पी में कलर रेड भी है, और सिंपल टेक्स्ट है। तो अब रेड आएगा, ग्रीन आएगा? रेड लास्ट वाला पहले आता है, क्योंकि पहले ग्रीन हुआ रेंडर, उसके बाद वापस उसको ओवरलैप किसने कर दिया, ओवरराइड रेड ने। तो अब वापस आंसर क्या हो गया आपका, रेड। ठीक है ना? यानी सीक्वेंस, ऐसे टाइम पर जब सिमिलर हो जाए तो आपको सीक्वेंस को ध्यान रख लेना है, जो सबसे लास्ट में है फिर वो हमें शो करेगा। ठीक है। ये भी हमने लिखा हुआ है, सीएसएस में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, तो इनलाइन की, 1 2 3। चलिए, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन आपका। आप सीएसएस का उपयोग करके एक वेबसाइट लेआउट डिजाइन कर रहे हैं, सिंपल लेआउट का है। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी सेक्शन का कंटेनर स्क्रीन की चौड़ाई का 50% हिस्सा घेरे। कितना? 50%, चाहे उपयोगकर्ता का स्क्रीन साइज कुछ भी हो। इसे प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा सीएसएस प्रॉपर्टी सही है?
50 पिक्सल, 50%, मैक्सिमम 50, मिनिमम 50। कितने लोग सी में है? काफियों ने सी बोला है, गलत है। बी सही है। देखो सिंपल सी लॉजिक है। ये बोल रहा है कि आपकी स्क्रीन साइज कुछ भी हो, उसका कितना परसेंट हिस्सा घेरना है? 50%। यदि मैं यहाँ पर विड्थ 50 पिक्सल कर दी तो ये तो फिक्स होगी कि 50 पिक्सल है, साइज का 50 पिक्सल होगी ये तो, ठीक है। परसेंट तो यहाँ भी नहीं है। ये बोल रहा है विड्थ का 50% होगी, ये बोल रहा है मैक्सिमम इतनी हो सकती है, मिनिमम आपकी 10% भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी। और ये बोल रहा है मिनिमम कितनी होगी? 50, ज्यादा भी हो सकती है। यानी ये तो मैक्सिमम के लिए है, ये मिनिमम के लिए है, और ये फिक्स कर दिए इसने, जो भी स्क्रीन साइज है उसका 50%। तो आंसर इसके लिए क्या होगा? विड्थ इक्वल टू 50%। तो ऐसे ये थोड़े से थ्योरेटिकल बना के क्वेश्चन आ जाते हैं, अंदर से आ रहे हैं, और यूज हमने ऑलरेडी सारे किए हुए हैं, बस आपको सोचने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ानी होती है। इनलाइन सीएसएस कहाँ लिखी जाती है? ये भी सिंपल सा है। एक्सटर्नल डॉट सीएसएस फाइल में, हेड सेक्शन में, एचटीएमएल टैग के अंदर, स्टाइल एट्रीब्यूट में। तो इनलाइन यहाँ लिखी जाएगी एट्रीब्यूट में, ठीक है। और हेड सेक्शन की जब बात करेगा तो ये कौन सी हो जाएगी? इंटरनल, और ऊपर डायरेक्ट एक्सटर्नल लिखी हुई भी है। सीएसएस में किसी आईडी को चुनने के लिए कौन सा सेलेक्टर का उपयोग करते हैं? अभी लिखा है ये तो हो गया मेरा एस, यानी कि आईडी सेलेक्टर। ये हो गया मेरा यूनिवर्सल, और ये हो गया मेरा क्लास। ऐसा कोई सेलेक्टर यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तीन ही है मेन, क्लास, आईडी और यूनिवर्सल। तीनों की भी यदि मैं प्राथमिकता की बात करूं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा होती है आईडी की। किसकी? आईडी की। इन तीनों में सबसे ज्यादा आईडी की होती है, आईडी से कम क्लास की होती है, और सबसे कम इनमें यूनिवर्सल की होती है। सभी HTML तत्वों पर एक समान स्टाइल लागू करने के लिए, कल कल ही लिखा है ये भी, कौन सा होगा? यूनिवर्सल। कि सभी एलिमेंट पर सिमिलर स्टाइल देनी है तो हम किसका यूज करेंगे? यूनिवर्सल का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट HTML। HTML was designed to store and transport data। सही है क्या ये? स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट गलत है भाई। स्ट्रक्चर के लिए होती है, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट के लिए तो फिर हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, है ना। हाँ, XML का भी कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर HTML के लिए नहीं है। XML तो बेस्ट ही है फिर। ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद ए डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। ये सही है कि हमेशा ध्यान ये रहे कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने जा रहे हैं तो उसमें डिक्लेरेशन का यूज जरूर करें, जो कि हमने HTML5 के लिए लिखा हुआ है, डॉक टाइप लिखा हुआ है। अरे हाँ ना। हाँ, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेज। तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? Q और R सही है। सिंपल है। हाँ जी, ये तो वापस वही आ गया। इम्पोर्टेंट का क्या काम है? तो ओवरराइड अदर स्टाइल। अदर जो दूसरी स्टाइल है उनको ओवरराइड कर रहा है, यानी जिसके साथ इसको लगा दिया वो स्टाइल सबसे ऊपर आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा कोई वो नहीं है कि बहुत इसमें ऐसे पहाड़ जैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल सिंटेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी आसानी से एक दो क्वेश्चन है जो आप करके आ सकते हो। सबसे सिंपल चीज है जो, एक दो ही आते हैं। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा अब आपकी किस्मत है ज्यादा आ जाए तो वो एक अलग की चीज है, ठीक है। चलिए आगे और सेलेक्टर लिखें। क्या? अभी तो इतने ही कराए यार, अब और करा देंगे। अब एक दिन में सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएंगे तो क्या करें। अब और भी होंगे तो मुझे ढूंढनी पड़ेंगी फाइल, है ले आऊंगा।
फिर टॉपिक आगे नहीं बढ़ेगा ना भाई। इसमें ये हो गया कि हमें किस प्रकार पढ़ रहे हैं तो उनके किस कुछ प्रकार के क्वेश्चन है इतना। नेक्स्ट कितने नंबर सेलेक्टर चल रहा था वो देख लेना। आगे लिखें एक और डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। किसी सेक्शन या ब्लॉक के अंदर सभी एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूं एक बार DIVP। DIVP जो भी है वो प्रॉपर्टी। यार कोई मक्खी दिख रही है क्या बोर्ड पर? देखो छूट रहा है बार बार पेन, मुझे दिख नहीं रही है। अपने आप होता है ये? और क्लासों में भी होता है या मेरी में ही होता है? होता है ना, फिर ठीक है। अब पता नहीं यार, छोड़ जाता है तो ऐसे लगता है कहाँ कोई दिक्कत कर रहा है कुछ। हाँ नहीं आती भी है प्रॉपर्टी। क्यों, मैं नाके नहीं आता क्या? है? अच्छा। सफाई करवाया करो क्लास के। नहीं इसमें स्पेस आता है बीच में। यहाँ विशेष ये बात ध्यान भी रख लेना, आप लिख ही लेना चाहो तो। इन एलिमेंट्स के बीच में हमेशा क्या रहेगा यहाँ पर? ये स्पेस रहेगा, तो ही ये डिसेंडेंट है ना। एंकल लगा दो आप, क्लोज एंगल ब्रैकेट, तो वो फिर चाइल्ड सेलेक्टर बन जाता है। DIV के बॉक्स के अंदर जितने भी हैं, चाहे वो नेस्टेड किए हुए हैं। बिल्कुल। तभी मैंने लिखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो मतलब नेस्टेड को भी सेलेक्ट करेगा। एक एग्जांपल ले लेंगे अभी। देख लिया? देखो, जैसे मान लो मैंने एक बॉक्स बनाया। क्या बनाया? एक बॉक्स बनाया। चलो DIV डायरेक्ट में पहले टैग लिख रहा हूँ HTML का, फिर आप बताना उसके लिए मुझे CSS में क्या लिखना पड़ेगा उसकी फॉर्मेटिंग के लिए। बॉक्स बना दिया और इसमें मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया, फर्स्ट पैरा। ठीक है। इसी बॉक्स के अंदर मैंने एक और सेक्शन दे दिया। क्या दे दिया? एक और सेक्शन बना दिया। उसमें मैंने दूसरा पैराग्राफ लिख दिया, सेकंड पैराग्राफ। सेकंड
पैराग्राफ सेक्शन क्लोज कर दिया और डीआईवी क्लोज। ये मेरा एक सिंपल सा HTML कोड है जिसमें दो पैराग्राफ है एक बॉक्स के अंदर, और बॉक्स के अंदर भी दो सेक्शन है, एक ये सेक्शन अलग रहेगा, दूसरा सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसको मैं नेस्टेड एलिमेंट बोलूंगा। डीआईवी के डायरेक्ट तो ये हो गया, ये तो कैसा एलिमेंट है डीआईवी के लिए? डायरेक्ट एलिमेंट है, सही है क्या? डायरेक्ट अंदर तो यही है। और यदि मैं डीआईवी के लिए जब बात करूंगा इसकी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? नेस्टेड एलिमेंट। क्या बोलूंगा? नेस्टेड एलिमेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट डीआईवी के अंदर नहीं है, ये डीआईवी के अंदर भी सेक्शन और सेक्शन के अंदर है। यही होता है नेस्टेड, एक के अंदर एक, ठीक है ना? तो ये नेस्टेड है। अब मुझे इन दोनों पर ही फॉर्मेटिंग करनी है। किन पर? दोनों पर ही। तो अब मुझे बताओ कोड में CSS के मैं क्या लिखूंगा स्टाइल के अंदर, यहां पर बता दो CSS कोड क्या होगा जिससे कि ये दोनों पर फॉर्मेटिंग आए। डिसेंडेंट के लिए लिख रहे हैं तो DIVP, DIVP। क्या फॉर्मेटिंग देनी है? जो भी देनी है आपको दे दें। जैसे मैंने ले लिया, चलो फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, कलर रेड। तो अब इससे मुझे जो रिजल्ट मिलेगा डायरेक्ट इससे, तो ध्यान रखना दोनों पैराग्राफों पर फॉन्ट साइज ये और कलर रेड हो जाएगा, दोनों पर ही, ठीक है ना? तो ये इसका फायदा हो गया कि यहाँ सभी बॉक्स के अंदर वाले जो डायरेक्ट या नेस्टेड किए हुए एलिमेंट हैं सभी पर कोई स्टाइल अप्लाई करनी है, सिमिलर स्टाइल, तो आप इस डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? और एक और पढ़ेंगे हम इसी में, चाइल्ड। अभी पहले ये लिख लो फिर बताता हूँ। कोई पूछ ले आउटपुट, तो इसका ध्यान रखना आउटपुट में क्या होगा, दोनों पैराग्राफ रेड कलर व 18 पिक्सल फॉन्ट में होंगे। अब ऐसे तो मैं डायरेक्ट P यूज कर लेता एलिमेंट सेलेक्टर, तो भी मेरे तो दोनों ही पैराग्राफ, बात बराबर है। हाँ, कौन सा? कौन से पे? दोनों पे रेड ही आएगा ना इसमें तो। क्यों, कौन सा पूछना चाह रहे हो आप? एक और कर दिया, लेकिन वो डीआईवी के बाहर या डीआईवी के अंदर? डीआईवी के अंदर एक और सेक्शन बन जाए तो भी वही रहेगा। हाँ, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? फिर वो एक कलर और ले रहे हो आप दूसरा, तो फिर तो वो कलर ओवरलैप होगा ना, ओवरराइड हो जाएगा। कलर तो दो हो गए। ये नेस्टेड वहां से नहीं कर रहा है, नेस्टेड यहीं से हो रहा है। आप ये पूछना चाह रहे हो, मैं एक बार समझाऊं तो आपकी बात, कि सर मैं यहाँ पर एक कलर और यूज कर लेता, तो एक और एलिमेंट के लिए, जैसे वो एलिमेंट क्या है आपका, एक बार के लिए मैं इसको बंद, इसको तो मैंने कर दिया बंद, ठीक है? अच्छा, DIV सेक्शन, हाँ, फिर तो आपको सेक्शन के अंदर फिर ये अलग से ये लेगा, फिर ये आ जाएगा अलग से सेपरेट सेक्शन के लिए नेस्टेड में।
ऊपर वाला सिर्फ फर्स्ट पे रहेगा, फिर सेक्शन के अंदर फिर जो भी हम यहाँ मेंशन करेंगे वो आएगा। बिल्कुल, फॉन्ट साइज तब पर रह जाएगी और कलर ओवरराइड ये हो जाएगा, क्योंकि फिर हमने मेंशन कर दिया नहीं कि सेक्शन के लिए अलग से मेंशन हो गया वो। लिख लिया क्या? अरे हाँ ना भी नहीं बोलते हैं, हाँ कुछ लिख रहे होते हैं। ठीक है, इतने भी कैसे काम चलेगा ऐसे हैं? अब तो मैं यहाँ पर कहानियां मिले तो एक लॉजिक समझ में आया कि चलो सर दो चार जोक होते रहे बीच में, कुछ कहानी आती रहे, है ना, अकबर बीरबल की, तब तुम तालियां बजाओगे। वो मुझे आती नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सिर्फ पढ़ाऊँ, आप इतने दिन हो गए, इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये मास्टर सिर्फ पढ़ाएगा और चुपचाप चला जाएगा, और मैं कुछ नहीं करूँगा। इसमें कोई समस्या है पूछ लो, और यदि मुझे आएगा तो तुरंत बता दूंगा, नहीं आएगा तो इतना कह दूंगा भैया देख के बता दूंगा। दो ही चीजें हो सकती हैं। जो नहीं पूछ भाई, एक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं ध्यान में रहती हैं तो मैं देख के बता दूंगा, इतना हो सकता है। पर इनमें मैं कहानी वगैरह वो चीजें मुझसे नहीं होती है। मैं ये मानता हूँ कि यार मुझे टाइम मिला है कि हाँ ठीक है 25 से 30 घंटे में अपने को कवर कर लेना है, तो उस हिसाब से अपना हो जाता है आराम से। चलिए आगे, एक और लिखे इसी में, छोटा सा इसी का पार्ट समझें आप। चाइल्ड सेलेक्टर, क्या? चाइल्ड सेलेक्टर, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट अंदर वाले एलिमेंट को ही सेलेक्ट करता है या टारगेट करता है, नेस्टेड एलिमेंट को नहीं। सेम है, DIV P प्रॉपर्टी और वैल्यू। यहां पर बस ये क्लोज एंगल ब्रैकेट आ गया आपका, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है, ध्यान रखना। वो तो यदि मैं यहाँ पर ऐसे लिखना चाहूँ कि सर हमने दो लिखे हैं, एक तो लिखा है डिसेंडेंट और एक लिखा है चाइल्ड। क्या लिखा है? चाइल्ड सेलेक्टर और डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो दोनों में देखो, आपने देखा होगा हम यहाँ पर तो लिख रहे हैं क्या, DIV P, और यहाँ पर लिख रहे हैं DIV P, इस टाइप से। तो यहाँ तो स्पेस दे रहे हैं बीच में, ठीक है ना, और यहाँ पर स्पेस न दे करके क्या यूज कर रहे हैं, क्लोज एंगल ब्रैकेट, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये तो क्या कर रहा है, अंदर तक जितने भी एलिमेंट हैं उनको सबको सेलेक्ट करने का काम कर रहा है। जैसे मैं बोल सकता हूँ डीप सिलेक्शन, क्या यूज कर रहा है ये, डीप सिलेक्शन। और ये मैं कहूंगा डायरेक्ट सिलेक्शन, जो डायरेक्ट अंदर है सिर्फ उसी का सिलेक्शन करेगा। डीप सिलेक्शन मतलब अंदर तक जितने भी नेस्टेड एलिमेंट है सबको सेलेक्ट करेगा, ये सिर्फ डायरेक्ट अंदर है उसको सेलेक्ट करेगा। यानी मैं पिछले वाले कोड का यूज करेंगे, तो देखो लिख लो आप जब तक। अच्छा, ये लो। अच्छा सॉरी, ये रहा, ध्यान नहीं रहा।
लिख लिया? चलो, इसी में देखो, एग्जाम्पल यही है, सब कुछ यही है, इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। चेंज यहां पर कर रहा हूं मैं, देखो, इतना सा चेंज किया, सिर्फ यहां पर वो सिंबल लगा दिया मैंने। ठीक है ना? अब आप बता दो यहां पर क्या अंतर आएगा। इसमें अंतर आ जाएगा। सिर्फ जो स्टाइलिंग यानी फॉन्ट साइज और कलर रेड, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर शो करेगी? फर्स्ट पैरा पर, इस पर नहीं करेगी। तो ये अंतर है दोनों में, तो यही लिख लेना, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पर। स्टाइल अप्लाई होगी। तो एक ही सिंबल से ये चीज चेंज हो जाती है, दोनों को न होकर के सिर्फ फर्स्ट पर हो रही है। लिख लिया? लिखे आराम से। तो सिंपल से दो क्वेश्चन बन जाएंगे, ध्यान रख लेना। डायरेक्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए तो चाइल्ड सेलेक्टर, और नेस्टेड एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज करते हैं। डिसेंडेंट सेलेक्टर में एलिमेंट्स के बीच में वहां पर स्पेस यूज हो रहा था, और चाइल्ड सेलेक्टर में क्लोज एंगल ब्रैकेट यूज हो रहा था। तो इनका भी ध्यान रख लेना है बस, और कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। बाकी कोई छोटा सा सिंटैक्स दे के सीधा आउटपुट में दे, स्टेटमेंट दे दे, तो वो भी याद रख लेना है। हाँ, लिख लिया?
अरे समझ आ रहा है या लिख ही रही हो, ये तो बताओ जो पहली बार आ रहा है। चलिए एक और लिखिए। सूडो क्लास सेलेक्टर। किसी एलिमेंट को स्पेशल स्टेट स्टाइल देने के लिए। जैसे किसी लिंक पर माउस को ले जाने पर उसका कलर चेंज हो जाता है। ये तो सुना ही होगा। हम जैसे जनरली कोई लिंक होती है उस पर जब माउस को लेके जाते हैं तो उसका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। या फिर क्लिक करते हैं तब कलर कुछ और हो जाता है, ओपन कर देते हैं उसके बाद कलर कुछ और, यानी बार बार उस लिंक का कलर चेंज हो रहा होता है। तो उसमें जो सेलेक्टर यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सूडो क्लास सेलेक्टर। वो होवर ही है, वही है होवर, यही आता है वो, होवर इफेक्ट ही बोलते हैं इसी को ही। ये देखो इसको कैसे लिखोगे आप, ए होवर। अब यहाँ दे दिया, मान लीजिए मैंने कलर रेड, क्या दे दिया, कलर रेड। तो इसका मतलब हो गया कि अब आप जब कोई लिंक जहाँ इसका यूज किया है उस जगह पर जब कर्सर को माउस को लेके जाएंगे, कर्सर को अपने को लिंक पर, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यहाँ अलग अलग हो सकते हैं ओवर का, यहाँ पर देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए विजिटेड, क्या हो गया, विजिटेड, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कलर ग्रीन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपने उस लिंक पर क्लिक कर दिया, विजिट का मतलब ये होता है क्लिक करना। तो जब आपने क्लिक कर दिया तो उसका कलर वापस क्या हो गया, ग्रीन, क्या हो गया, ग्रीन। और ओपन करने के एक और लिख लेना, तीन तो बहुत है, इतना ही पूछ सकता है आपके पूछेगा तो। ये लो भाई, एक तो एक्टिव भी पूछ सकता है एक, ये लो, इसका कलर कुछ और दे देते हैं, ये लो पर्पल दे दिया। क्या दे दिया, पर्पल कलर। तो जो आपकी मर्जी है वो कलर दे दो। तीन स्टेट होती है हमारी, एक तो ओपन होगी जब कर्सर को लेके जाएंगे वो, एक क्लिक करेंगे वो, और एक विजिट करने के बाद लिंक ओपन रहेगी, एक्टिव रहेगी वो। तो तीन तरीके की स्टेट हो सकती है और तीनों में आप अलग अलग कलर भी शो करवा सकते हो। कर्सर को ओपन कर लेते हैं ना अपने, विजिट होगी उसके बाद भी हम उस पर फिर से कलर, क्योंकि विजिट होने के बाद कलर हो गया ग्रीन और फिर दोबारा से कर्सर लेके जा रहे हैं तब उसका कलर चेंज हो रहा है, ओपन कर रहे हैं। करते हैं भाई, ये भी करेंगे प्रैक्टिकल, सब करेंगे। और इसका ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि लिंक पर कर्सर को ले जाने पर उसका कलर चेंज होता है, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं। तो उसका आंसर इतना सही है, क्या बोलते हैं उसको, हॉवर इफेक्ट बोलते हैं। ये भी पूछ लेता है।
हम्म। बिल्कुल। वो खुला, जब दोबारा उसको खोलोगे तब कल पर्पल ही मिलेगा। हाँ, वही। ले लो एक एग्जाम्पल, प्रॉपर आ जाएगा जिससे। लिख लिया क्या ये? जैसे सिंपल कुछ नहीं करना है, इन्हीं चीजों को हमने स्टाइल में लिख देना है, और मैं सीधा एक लिंक बना देता हूँ छोटी सी, ये लो। लिंक के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? एंकर टैग। बॉडी के अंदर क्या लेना पड़ेगा? एंकर टैग, HRF। और इसी में मैंने कुछ नहीं दिया, सिंपल H दे दी सेम पेज के लिए, और यहाँ दे दिया क्लिक हेयर। क्या दे दिया? क्लिक हेयर। बन गई लिंक। सही है क्या? भाई ये लिंक है मेरे पास, और इसी लिंक को, ये तो मेरा बॉडी का पार्ट है एक तरीके से, ये मेरा किसका पार्ट है? बॉडी का पार्ट है। और ये जो मैंने पिछले पेज पे लिखा है, ये मेरा किसका पार्ट है समझ लो? स्टाइल का। किसका पार्ट है ये? स्टाइल का पार्ट है ये मेरा। अलग से लिखने की नीड नहीं है, यहीं पर समझ लो। ये तो मेरा स्टाइल का पार्ट हो गया हेड के अंदर, और ये मेरा हो गया किसका? बॉडी का पार्ट। तो कुल मिला के मुझे जो वेब पेज पर दिखाई देगा, वो क्या दिखाई देगा मेरे ब्राउजर में मुझे? क्लिक हेयर। क्या दिखाई देगा? क्लिक हेयर। अब इस क्लिक हेयर पर जब मैं माउस को लेके जाऊंगा, तो जैसे ही माउस को लेके जाऊंगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है ना? और रेड होने के बाद जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, क्लिक हेयर पर वापस क्या करूंगा? क्लिक। एक तो होता है सिर्फ पॉइंटर को लेके गया तब तो रेड हो गया, जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करते ही क्या हो जाएगा? दूसरा कलर मेरा ग्रीन हो जाएगा। ठीक है? क्लिक करके वो छोड़ दिया मैंने, उसको ओपन कर दिया, फिर मेरी वो बनी रहेगी एक्टिव, खुली रहेगी ना वेबसाइट। तो वो मान लो लिंक मैंने उसको तो खोला किसी दूसरे टारगेट, मेरा ये समझो न्यू टैब में खुल गई वो तो, और मैंने उसको छोड़ दिया क्लिक करके, तो वापस मेरा कलर क्या रह गया? पर्पल। ठीक है ना? कर्सर लेके जाना, क्लिक करना, और क्लिक करके फिर वापस छोड़ देना। तीन स्टेट है, तीनों के। बिल्कुल। फिर बाद में वो इस टाइप पर्पल ही दिखाई देता रहता है, बदलता है कि नहीं? इस टाइप से। तो इसको एक बार आप देख लेना। आ, ये लो। हाँ, एक अपना ये भी छूट रहा था, ये लो, इसको इसी में कर देते हैं। मैं इसको न्यू फोल्डर में ले लेता हूँ, ये फिर कहेंगे सर छूट गया और याद भी नहीं रहता है। यहाँ पर डाल लेना है जिससे याद रह जाएगा। हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे किसकी? कुछ भी डाल लो। CSS के लिए, किसके लिए बनाया है हमने ये फोल्डर? CSS के लिए। इसी में मैं ये फाइल डाल रहा हूँ, और इसी में मैं ये फाइल डाल रहा हूँ। दोनों फाइल डाल दी इसमें। क्यों डाली है? जिससे कि कहीं एक पाथ में एरर रह भी जाती है, पता नहीं चलता है, उस एरर का नहीं ढूंढ पाते हैं, तो डायरेक्ट आप फाइल का नाम लिख लें। और अब हमने जो लिखा है इसको सीधे को मैं यहीं लिख देता हूँ, इसी में ही। क्या था हमारा? ए ओवर कलर रेड। लिखी दो यार। विजिटेड कलर ग्रीन। एक एक्टिव कलर पर्पल। ये सब एक बार हटा देता हूँ। अरे आ जा यार।
हाँ जी, एक बार बोलते चलें, लिंक क्या यूज करेंगे बताओ? REL, वैल्यू क्या देंगे इसको? स्टाइल सीट, यहाँ तो बोल लो। और इसमें क्या लेंगे फिर? HRF, इसकी वैल्यू क्या देंगे? जो उस फाइल का नाम है, क्या था? XYZ यानी अब आपको पाथ की टेंशन नहीं रहेगी इससे, ठीक है ना? फाइल सेव, लिंक है या नहीं है इसमें? नीचे होगी कहीं तो, नहीं डाल रखी? चलो लिंक डाल लेते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें तो फॉर्म वगैरह है, फॉर्म को हटा रहा हूं मैं। ये लो, हाँ जी, एंकर टैग HRF, और इसमें हमने वैल्यू क्या दी हुई है? सिंपल एज, क्या दी हुई है? आप कोई URL लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, कोई वो दिक्कत नहीं है। और यहाँ हमने दिया लिंक के लिए क्या? क्लिक है हेयर। ये दिखेगा हमें क्लिक हेयर। ये तो लिंक का डिफॉल्ट कलर होता है, लेकिन अब माउस लेना पड़ेगा इसको समझाने के लिए। कोई नहीं, ये देखो कैसा हो गया? रेड, यही इफेक्ट है वो हमने जो डाला है उसको। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? क्लिक, जैसे ही क्लिक किया कैसा हो गया? ग्रीन। लेकिन अभी कुछ कंटेंट नहीं है, URL नहीं है, तो वो ओपन नहीं हो रहा, तो वो दूसरा इफेक्ट नहीं देखे, पर्पल वाला छूट जाएगा। अरे विजिट का ही तो हुआ है ग्रीन, वो लिंक नहीं डाली ना कोई, हमने सिर्फ सेम पेज की डाल दी, इसलिए पर्पल नहीं हो रहा है। कुछ भी डाल लो इसमें, चलो मैं डाल भी देता हूँ, कोई लिंक ही ले लेता हूँ। अभी लो, यहीं पर कोई एक लिंक ले लेते हैं, लाओ। सिर्फ कुछ नहीं किया है, जहाँ एस था उसकी जगह एक URL दे दिया, ठीक है। टारगेट भी नहीं दिया है मैंने, छोड़ रहा हूँ अभी के लिए। एक बार यहीं पर देख लो, या तो यहीं से हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको टारगेट भी देना पड़ेगा न्यू टैब के लिए। हाँ जी, अब न्यू का देना पड़ेगा ये भी मुझे। नहीं वैसे तो आ जाएगा, देखो हल्का सा ये पर्पल है, एक्टिव में दिख रहा हो तो दबाए रखेंगे जब तक, वो एक्टिव बनाए रखने के लिए यही दिख जाएगा, ठीक है ना? 3 कलर हो गए कुल मिला के। दोबारा से आप इसको फ्रेश ओपन करोगे तो पहला कलर तो डिफॉल्ट कलर रहता है, वो रहता है कौन सा? ब्लू, पहला कलर देख लेना। दूसरा कलर आप कर्सर को लेके जाओगे तो रेड था, वो अब ग्रीन, वो विजिट होगी, सेम साइज है इसलिए बार बार, नहीं तो पहली बार जब लेके जाते हैं तो वो रेड था। अब ग्रीन क्यों? क्योंकि हम इसको पहले से विजिट
कर चुके, अब इसको मुझे एक्टिव में दिखाना है तो इसको होल्ड रख लो, तो ये मेरी एक्टिव कंडीशन हो जाती है। तो इसमें कौन सा दिख रहा है आपका, पर्पल। तो तीन सिचुएशन है आपके पास, पहली तो सिर्फ कर्सर को ले जाने वाली, दूसरी विजिट करने वाली, और तीसरी एक्टिव। ठीक है ना, तो तीनों कलर आपको दिख जाएंगे। हो गया भाई प्रैक्टिकल, कौन सा था वो? देख, मैं प्रैक्टिकल अवॉइड करने का रीजन मैं बता दूं, दो चीजें हैं। एक तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है यहाँ टाइप करने में, पहला तो ये है, ऐसा नहीं है कि। दूसरा, कंटेंट जब बड़ा होता जाता है तो फिर उसमें एक छोटी सी स्पेस की भी एरर रहेगी या स्पेलिंग की एरर रहेगी, तो उसे पे ढूंढते रहो, वो इजीली नजर नहीं आती है। जब काम करते हैं तब तो वो छोटे पॉइंट में होता है, इजीली आ जाता है, लेकिन यहाँ इतने बड़े बड़े में फिर वो नजर नहीं आती है। तीसरा, ये एकदम वाइट है, आप एक बार यहाँ आके खड़े रहो, आपको आधे अक्षर दिखेंगे और आधे नहीं दिखेंगे, आंखों पर इतनी तेज रोशनी आती है। ठीक है ना, कीबोर्ड को भी कर लो, कीबोर्ड यहाँ से फिर उसको खींचो इधर लगाओ, कहाँ है ही नहीं, वायरलेस है तो ले आना, उससे थोड़ा कुछ तो फायदा होगा। हाँ, नहीं बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन अब मैं तो मेरा फायदा देखता हूँ कि हाँ भाई फालतू आंखें ज्यादा खराब नहीं हो, पहले ही चश्मा लगा हुआ है। आप तो ले आना, मैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, कोई भी दे सकते हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो एक समझाने के लिए कि मैंने जो लिखा है वो करवा दिया, नहीं हो तो आप कहीं भी दे सकते हो, जहां भी आपकी कुछ भी है। बिल्कुल। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। अरे कि वो आपकी लिंक है वो एक्टिव है या नहीं है, वो चेक करने के लिए, और कुछ नहीं है। नहीं तो उसमें फिर आप कुछ मत करो, टारगेट दे दो उसमें कि आप टारगेट एट्रीब्यूट देके उसको न्यू में ओपन कर लो, अब वो खुली रहेगी तो वो वहाँ एक्टिव वैसे ही शो हो जाएगा। बस बात बराबर है, उसको कैसे ही समझ लो। ये लिख लिया था, ये लिख लिया था, हरियाणा। तो ये समझो ये हो गया आपके सेलेक्टर। कितने हो गए आपके सेलेक्टर, दोबारा से देख लें। हमने जो सेलेक्टर पढ़े, नंबर वन हमने पढ़ा था एक तो एलिमेंट। अब आठ सात जो भी है वो देख लेना, ये इनसे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सफिशियंट है। दूसरा हमने इसमें पढ़ा था ग्रुप, तीसरा क्लास, चौथा यूनिवर्सल, पांचवा आईडी। और ये समझो ये काम के हैं, सीएसएस में से क्वेश्चन आएगा तो या तो ये सेलेक्टर का आएगा या फिर सिंपल कोई ना कोई प्रॉपर्टी पूछेगा। ये दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीएसएस में से, और कोई क्वेश्चन आपके नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है ना, यूनिवर्सल हो गया, आईडी हो गया, एक आपका डिसेंडेंट, कौन सा, डिसेंडेंट, और एक आपका चाइल्ड, और एक हो गया आपका सूडो क्लास। ये हमारे टोटल कितने हो गए, आठ सेलेक्टर। अब आठों में से प्रायोरिटी का और ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे हमने प्रायोरिटी हमने पढ़ी कि इनलाइन की सबसे पहले, तो अभी भी ध्यान रखना, नंबर वन तो प्रायोरिटी अभी भी किसकी रहती है, इनलाइन की। सबसे पहली प्राथमिकता किसकी रहेगी, इनलाइन की, इंपॉर्टेंट के केस को छोड़ के। ठीक है, वो एक अब बात समझ सकते हो कि वो एक एक्सटर्नल फीचर है, कि यदि आपने पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट मेंशन कर दिया, उसे छोड़ करके डायरेक्ट आएंगे तो किसकी रहेगी सबसे पहले, इनलाइन की। इनलाइन के बाद नंबर दूसरे पर यदि हम जाते हैं तो वो रहेगी आपकी एलिमेंट की, किसकी, एलिमेंट की। एलिमेंट के बाद नंबर तीसरे पर यदि हम आते हैं तो वो रहती है ग्रुप की, किसकी, ग्रुप के साथ, और ग्रुप के इक्वलेंट ही रहती है आपकी क्लास की, किसकी, सॉरी क्लास की नहीं, आईडी की, किसकी, आईडी की। नंबर चौथे पर रहेगी आपकी क्लास, और नंबर पांचवें पर रहेगी आपकी यूनिवर्सल, क्या रहेगी, यूनिवर्सल। ठीक है ना। अब डिसेंडेंट और चाइल्ड ये तो पर्टिकुलर सेक्शन और ब्लॉक के लिए, इनको इसकी प्राथमिकता में नहीं रखा जाता है, यानी इस सीक्वेंस में याद रख लेना प्राथमिकता। क्योंकि डिसेंडेंट और इनमें तो हम एलिमेंट ही ले रहे हैं एक तरीके से किसी सेक्शन या ब्लॉक के अंदर।
बिल्कुल सिमिलर है तो टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी, सिमिलर नहीं है तो प्रायोरिटी। फिर ध्यान रखने हैं। एक एग्जांपल ऐसा भी ले लेते हैं। अब हम दो तीन अलग अलग तरीके के एग्जांपल लेंगे जिनसे आपको प्रायोरिटी भी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। नहीं, नहीं आता। सिंपल क्वेश्चन आएगा, सिंपल इतना पूछ लेगा, चार ऑप्शन दे दिया और इन्हीं में से पूछ लिया किसकी प्राथमिकता सर्वाधिक है, किसकी न्यूनतम है। ये है, कोई नहीं पढ़ता है। अब यार एक क्वेश्चन ही आ गया, ये तो डिटेल नहीं, ये तो पूछ लेता है। ये कोई डिटेल नहीं है, ये तो बहुत बेसिक है। हाँ, प्रैक्टिकल तो वो बोल देते हैं दो चार, जब इनको ये लगता है कि नहीं सर को थोड़ा टाइम पास करवा लेते हैं। नहीं तो इतना डिटेल प्रैक्टिकल कहीं नहीं। एग्जाम मैं जो पढ़ लिखा रहा हूँ आपको कंटेंट, ये ध्यान रखना मैंने बहुत शॉर्ट लिखा है। ये रियलिटी मुझे खुद को पता है। जिनको HTML और CSS पहले से आता है ना, वो ये कहेंगे कि सर ने तो ऊपर ऊपर से पढ़ाया है। ये मेरी सच्चाई मैं बता दूं, बहुत ही ऊपर ऊपर से पढ़ाया है। और जिनको नहीं आती है तो उनके लिए तो ये बहुत है, ठीक है ना। जिनको बिल्कुल नहीं आता उनके लिए आपसे ये कहूंगा कि फालतू ज्यादा चीजों में उलझे ही नहीं। इतना पढ़ जाए, तुम्हारा उद्धार इसी से हो जाना है। और ये यदि नहीं आता है तुम्हें, तो आगे तुम फालतू एफर्ट्स लगाओ, कोई मतलब के नहीं है वो। नहीं तो इसमें टोटल HTML के सिलेबस का हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं 30 या 40% पढ़ रहे हैं। ये है सच्चाई। 30 या 40%, बहुत ही बेसिक चीज है ये। अब पूरा पढ़ाने लगे तो लगे रहो महीनों भर HTML पढ़ने ही। सही है गलत है, तो वो बेकार में टाइम खराब करना है। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। हाँ, प्रैक्टिकल से ये थोड़ा समझ में आ जाता है, तो मैं भी इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैं जो चीजें लगती हैं कि इनको बताना चाहिए मैं बता देता हूँ, ऐसे कोई इशू नहीं है। हाँ जी, लिख लिया। अब इनके एक एक एग्जाम्पल लिख लो कि कैसी परिस्थिति में सेम आ जाते हैं, कैसी में विपरीत, तो वो और देख लो। मान लो मैंने कहा कि सर मेरे पास, ध्यान रहना, ये मेरा स्टाइल एट्रीब्यूट है। एग्जाम्पल एक छोटा सा समझ लो, पहले लिख बाद में लेना, समझ लो। और इसी में मैंने एक तो क्लास ले ली, एक तो क्या ले ली, क्लास। और क्लास को मैंने नाम दे दिया, चलो कुछ भी नाम दे दिया मैंने, फर्स्ट क्लास। क्या नाम दे दिया, फर्स्ट क्लास दे सकता हूं, मेरी मर्जी है, मैं नाम कुछ भी दे सकता हूं, ठीक है ना। आपकी भी जो इच्छा है वो नाम दे सकते हो। और इसमें मैंने एक बार के लिए कलर ले लिया रेड। क्या ले लिया, रेड, और बंद कर दी। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक आईडी ले ली। क्या ले ली, आईडी। और आईडी में मैंने नाम दे दिया मेरा हेडिंग। क्या नाम दे दिया, हेडिंग, ठीक है ना। और इसमें भी मैंने एक कलर लिया और कलर दे दिया इसमें मैंने ब्लू। क्या नाम दे दिया, ब्लू। यहीं पर मैंने मान लीजिए एक यूनिवर्सल भी ले लिया। क्या ले लिया, यूनिवर्सल भी। और इसमें मैंने कलर लिया और ये कलर दे दिया ग्रीन। क्या दे दिया, ग्रीन। यानी तीन सेलेक्टर मैंने एक साथ यूज कर लिए। तीन सेलेक्टर एक साथ, कौन कौन से, क्लास सेलेक्टर यूज हुआ है, आईडी सेलेक्टर यूज हुआ है, और यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज हुआ है। कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम हमारे बॉडी पार्ट पर। अब बॉडी पार्ट में देखो, मैंने एक तो ली मेरे पास H1 हेडिंग। और इस H1 हेडिंग में मैंने क्लास को भी स्टोर कर दिया। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, क्लास इक्वल टू फर्स्ट क्लास। क्या लिख दिया, फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। और ये हेडिंग 1, जो कुछ भी इसका कंटेंट है वो, ठीक है। दूसरा, यहां पर भी मैंने एक और H2 यूज कर लिया। इसमें भी मैंने क्लास, फर्स्ट क्लास, ठीक है। और एक मैंने ले लिया यहां पर आईडी। क्या ले लिया, आईडी, जिसमें भी दे दी वैल्यू क्या, हेडिंग। और यहां पर दे दिया हेडिंग 2, हेडिंग 2। एक और लिया मैंने पैराग्राफ, और इसमें भी मैंने ले लिया, मान लीजिए क्लास इक्वल टू फर्स्ट क्लास,
ठीक है, और ये फर्स्ट पैरा। चलिए अभी के लिए इतना ही समझ लो। अब मुझे बताओगे आप कि सर H1 का, आउटपुट की मैं बात कर रहा हूं, आउटपुट में H1 का कलर तो क्या होगा, H2 पे क्या होगा, और पैराग्राफ पर क्या होगा। H1 का कलर, H2 का कलर, और पैराग्राफ का कलर। H1 में तो क्या आएगा, रेड। चलो ठीक है साहब। H2 में रेड, और P में भी रेड। पहले तो ये बताओ, ये समझ आया कि तीनों का रेड क्यों हुआ। क्योंकि क्लास की प्राथमिकता तीनों में सर्वाधिक है। तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, क्लास की। इसलिए यहां पर भी देखो क्लास है, यहां पर भी क्लास है, और यहां पर भी क्लास है, और प्राथमिकता के अकॉर्डिंग तीनों में क्लास का जो कलर है रेड, तो तीनों में क्या आएगा, रेड। ये बात आई या नहीं आई समझ में। क्या, नहीं तो आईडी की तो, सॉरी हाँ, तो यहाँ फिर हमने ये यूज किया है ना आईडी को, सॉरी यहाँ गलत दिया है बिल्कुल, यहाँ ध्यान नहीं दिया। मैंने भी इधर यूज किया ही इसीलिए था, लेकिन मैं भी भूल गया उसको, ध्यान देना। ये रहा, यहाँ पर आईडी है, सॉरी, तो यहाँ पर रेड नहीं आएगा, यहाँ पर आईडी का कलर क्या है, ब्लू। बिल्कुल। तो H2 में क्या हो जाएगा, ब्लू। बिल्कुल। देखो अब ऐसे ध्यान छोटा सा भी स्किप हो जाता है दिमाग से, तो वो गलती होती है। और आईडी को मैंने इसीलिए यहाँ अलग से दूसरी क्लास में डिफाइन किया, हेडिंग में। आसान है ये तो। अब मान लीजिए, चलो मैं एक बार के लिए एक एलिमेंट से क्लास हटा देता हूं, एक बार के लिए यहां से मैंने इसको हटा दिया, ये हटा दिया एक बार के लिए। अब मुझे बताओ पैराग्राफ का अब कलर क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, ग्रीन। क्योंकि अब इस पर कौन सा काम करेगा, यूनिवर्सल। भाई ना तो क्लास डिफाइन है, ना आईडी डिफाइन है, तो बचा क्या, यूनिवर्सल। ठीक है ना। यूनिवर्सल को अलग से हम ऐसे स्टोर तो करते नहीं है, तो उसकी जरूरत भी नहीं, तो ऐसे लिख लेना। तो एक तो तरीका ये हो सकता है मिक्स करने का, एक और बताता हूं दूसरा तरीका क्या पूछ सकता है। और मान लीजिए मैं तो कहता हूं सर सबको सेम रखूं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि मैं तीनों का कलर ग्रीन कर दूं। और क्या हो सकता है, मैं कुछ हटाना नहीं चाहता कोड में से। इंपॉर्टेंट, ग्रीन के आगे क्या लिख दें सर, इंपॉर्टेंट। हो गया अपने आप। सिर्फ एक शब्द लिखना है हमें, ग्रीन, ग्रीन के आगे इंपॉर्टेंट, बस। ऑटोमेटिक सबका कलर, क्योंकि यूनिवर्सल है, सभी एलिमेंट्स को टारगेट करेगा, तो सारे एलिमेंट्स का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा।
लिख लिया? ये बताओ, प्रॉपर्टी लिखाने की नीड होगी या प्रॉपर्टी खुद से कर लोगे? कुछ तो एक्स्ट्रा है, उनको लिखा दें ना भाई। जैसे अब इनको तो लिखाने की नीड नहीं होनी चाहिए, हाइट वेट टेक्स्ट अलाइन, ये तो हम बहुत बार यूज कर चुके हैं। इनके अलावा यदि कुछ है उनको लिखा दें जो अलग से। हाँ, एनिमेशन वगैरह की हैं, ग्रिड की हैं, ऐसी दो चार पांच हैं जो। नहीं तो क्या, प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं। अब ये जो बार बार यूज करी है इनको तो मैं छोड़ दूंगा। जैसे हमने कलर काफ़ी बार यूज कर ली, बैकग्राउंड कलर यूज कर ली, फॉन्ट साइज यूज कर ली, फॉन्ट फैमिली हमने यूज कर ली, ठीक है ना। टेक्स्ट कलर हमने यूज कर लिया, कलर अलग से यूज कर लिया, टेक्स्ट फॉन्ट साइज कई सारे हमने यूज कर लिए। डीआईबी में भी हमने हाइट भी यूज कर लिया, विड्थ भी यूज कर लिया। एचटीएमएल में एज ए एट्रीब्यूट हमने पैडिंग भी यूज कर लिया था, सही है ना। सेल्स में किया था, हालांकि वो सेल्स पैडिंग सेल्स स्पेसिंग, तो वो हमने यूज कर लिए थे। बाकी ऐसे हो सकता है एक टेक्स्ट इंडेंट है, स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग है, इनको और मैं लिखा दूंगा, ठीक है ना। क्या होता है इंडेंट? पूरे पैराग्राफ में? नाइस। इंडेंट का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी पैराग्राफ की सिर्फ पहली लाइन का स्पेसिंग होता है यहाँ डिफॉल्ट। जो अपने सीएसएस में यूज होता है सिंपल टेक्स्ट इंडेंट, वो डिफॉल्ट रूप से सिर्फ पहली लाइन में स्पेसिंग देता है। फर्स्ट लाइन, हाँ, जिसे अपने डेटा प्रोसेसिंग में जाते हैं तो वहाँ फर्स्ट लाइन इंडेंट बोलते हैं, टैब स्पेसिंग जो होता है। मार्जिन यूज करते हैं, चारों के लिए मार्जिन होता है, लेफ्ट मार्जिन से आप उसको करें। लेटर स्पेसिंग हो सकता है, कैरेक्टर वर्ड स्पेसिंग हो सकता है। लिखें? अरे एक और एग्जांपल इसका और दे देता हूं, चलो। लिख लिया ना ये तो? किसका? अलाइनमेंट तो टेक्स्ट अलाइनमेंट ही है ना, सिंपल। डिफॉल्ट तो लेफ्ट ही रहता है सब जगह। अलाइनमेंट के लिए प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन हमने लिखी है। देखो कई एग्जांपलों में हमने लिखा है लेफ्ट सेंटर राइट, पहले यूज कर चुके हैं। लिख लेंगे दोबारा। बढ़े आगे। एक दूसरा देखो तरीका, एक और चीज आप ध्यान रखना, स्टाइल। एक और एग्जांपल, मान लो मैंने सर एक तो पी, हालांकि अभी एक क्वेश्चन में आ चुका था ऐसा, कलर रेड, ठीक है, एक और पी कलर ग्रीन, और चलो दो ही के ले लेता हूं अभी तो, दो से ही समझ जाओगे। वैसे तो क्वेश्चन आ गया था, दोबारा से समझ लेना, कोई बात नहीं। अब मैं तो एक बार ये समझ लो, कोई भी मैंने एक सिंपल पैराग्राफ लिया, अब उन पैराग्राफ में से इनमें से कौन सा कलर आपके पैराग्राफ पर शो करेगा, पहले तो यही ये बता दो। ये क्यों नहीं करेगा? ओवरराइड हो गया, क्योंकि पहले तो यही था, लेकिन इसको ओवरराइड किसने कर दिया? इसने। और मान लीजिए मैंने यहाँ पर अभी के लिए, चलो ये भी दोबारा से लिख दूं मैं, यहाँ मैंने लिख दिया क्या? इम्पोर्टेंट। अब अब हो जाएगा क्या? रेड, कोई से पर भी, ठीक है। चलिए, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगा दिया एक बार के लिए DIB चाइल्ड, DIB चाइल्ड। अब कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या फर्क पड़ेगा? चलो मैं एक बार एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना। बॉडी DIB पैराग्राफ फर्स्ट, फर्स्ट पैराग्राफ, सेक्शन, सेक्शन ही लिया था तो मैं सेक्शन ही, सेकंड पैराग्राफ, सेक्शन क्लोज, DIB क्लोज।
अब बताओ, सारे रेड, और अब सारे, हाँ, अब ध्यान रखना, ये वाला तो कौन सा रहेगा? नहीं, ग्रीन। क्यों रहेगा रेड? फर्स्ट पैराग्राफ है तो डायरेक्ट अंदर, डीआईबी के डायरेक्ट अंदर चाइल्ड सेलेक्टर है ना, तो ग्रीन हुआ। डायरेक्ट अंदर तो ये है, तो ये रहेगा। ये डायरेक्ट अंदर नहीं है, नेस्टेड है, तो इसका तो इफेक्ट इस तक पहुंचेगा ही नहीं। यही तो लिखा है हमने। तो इसका जो कलर रहेगा, इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा? रेड। यानी इस वाले पर तो ये वाला, क्योंकि ये तो कहता है मैं साहब सारे पैराग्राफ एलिमेंट जहां भी होंगे उन्हें सबका कलर रेड कर दूंगा। तो इसने पहले इसका और इसका रेड कर दिया दोनों का, लेकिन फिर ओवरराइड करेगा क्या? ये कहेगा साहब मैं जो पैराग्राफ मेरे डायरेक्ट अंदर है, यानी मेरा चाइल्ड है, उसको मैं क्या कर दूंगा? ग्रीन। तो इसके डायरेक्ट ये है, तो इसने इसका तो कर दिया ग्रीन, इस पर ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है कि नहीं? आई नहीं आई बात समझ में? तो एक इसको भी लिख लो। ऐसे दो चार एग्जाम्पल ले लेना, समझ में आ जाती है चीज। बाकी पढ़ते हैं कल। तो कल हम इनकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, याद दिलाना, ठीक है ना?